गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके लेखन वाले भाग से, जो आपका खंड है लेखन वाला, यानी जो कंपोजिशन पार्ट है आपका, उसमें से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद होता है किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्यों का समूह। हम छोटे छोटे वाक्य लिखकर उस वाक्य का समूह एक पैराग्राफ के अंतर्गत उसे लिखेंगे, एक समूह के अंतर्गत उसे लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो है निबंध का एक लघु रूप है। आप पहले छोटी क्लासेस में निबंध लिखते थे ना, फर्स्ट से लेके 8 तक। 9th क्लास में भी आपने अनुच्छेद लिखा, इसलिए अनुच्छेद से आप बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हैं, है ना। तो अनुच्छेद क्या है? निबंध का एक सार गर्भित। सार गर्भित का अर्थ क्या होता है? टू द पॉइंट जो बात कही जाए, उसमें बार बार अपने विचारों को दोहराना नहीं होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है। भाषा उसकी सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना होना चाहिए। ये और निबंध का ये कौन सा रूप है? छोटा रूप है, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद लेखन कहेंगे। इसमें आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उस टॉपिक के बाद आपको संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना। जैसे आपको मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक दे दिया गया, जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में पहले उसकी उत्पत्ति, ठीक है, कंप्यूटर है क्या, फिर कंप्यूटर भारत में कंप्यूटर का किस प्रकार प्रयोग हुआ, और आजकल हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है। लेकिन इनको पॉइंट के आधार पर ना लिखकर इन तीनों पॉइंटों का जो बिंदु हैं आपका, इन तीनों बिंदुओं को समावेश करके एक आपको पैराग्राफ लिखना है। और इसमें भी आपको शब्द सीमा दे दी जाएगी। जो शब्द सीमा है उसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। अनुच्छेद लेखन करते समय मुख्य बात तो क्या है? आपको वाक्यों का समूह करना है। उसके बाद जो आपकी भाषा शैली है वो प्रभावी होनी चाहिए, यानी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए। आप अनुच्छेद जब लिखें तो प्रभावशाली भाषा में लिखें, सरल भाषा में लिखें, सरस भाषा में लिखें, और अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो कि एक बात को आपने एक लाइन तो आपने फर्स्ट लाइन में लिख दी, वही की वही लाइन आपने 4th लाइन में भी लिख दी, और वही की वही लाइन आपने 8th लाइन में भी लिख दी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, अनावश्यक रूप से उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। और वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए, सार गर्भित। सार गर्भित का अर्थ क्या था? टू द पॉइंट बात हो। अगर हमसे पूछा है कंप्यूटर के बारे में, तो हमें कंप्यूटर की राम गाथा ना लिखकर सबसे पहले ये लिखेंगे कि वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का क्या महत्व है, और भारत में कंप्यूटर का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और आजकल हमारे जीवन में कंप्यूटर किस प्रकार से वरदान साबित हो रहा है। ये सारी बातें हमें उस जो अनुच्छेद हमें दिया गया है उसके अंतर्गत लिखनी है। इसके बाद आपको, जैसे आप निबंध में भूमिका, उपसंहार, निष्कर्ष ये सब लिखते थे ना, अब आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पैराग्राफ के आधार पर जो 80 या 100 शब्दों का आपका जो अनुच्छेद आएगा, उसमें आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आपके जो विचार हैं वो उस पैराग्राफ के अंतर्गत आ जाने चाहिए। जो आप पूरा अनुच्छेद लिखेंगे, उस अनुच्छेद में आपके विचारों का तो समावेश अधिक से अधिक हो, लेकिन उसे कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। और जैसे अगर आप अनुच्छेद को और ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहें तो इन अनुच्छेदों की जो शुरुआत है सूक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं, कहावतों के माध्यम से करते हैं। मतलब स्लोगन जो होते हैं ना, है ना, किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हों, उसके आधार पर हम करें तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं होगी, है ना, कि हम इस तरह से अगर शुरुआत करते हैं तो वो एग्जामिनर को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो अनुच्छेद आपको इस आधार पर लिखने हैं। उसमें आप सूक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहावतों का संकेत भी दे सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको कहानी के रूप में नहीं लिखना है। समझ रहे हो?
उन चीज़ों को आपको कहानी के रूप में नहीं लिखना है। जैसे आपका एक टॉपिक है मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो आप एक पंक्ति लिख सकते हैं, मन जीते जग जीत। जब अगर हमने मन को जीत लिया तो हम जग को जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप उस पंक्ति से ये जो अनुच्छेद है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी जो मनुष्य का मन है वो बलवान होता है ना। तो मनुष्य अपने मन के द्वारा, अगर मन के द्वारा किसी को जीत ले तो समझ लो उसने पूरा संसार जीत लिया है। इसके आधार पर आप अपने अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। अनुच्छेद आपका लगभग 80 से 100 शब्दों का होगा, ठीक है। और अनुच्छेद का जो मूल्यांकन होता है वो 3 आधार पर किया जाता है। सबसे पहले तो आपकी जो विषय वस्तु है, मतलब आपने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है और किस प्रकार की विषय वस्तु है ना, तो वो 3 नंबर की है। फिर उसके बाद आपकी प्रस्तुति कैसी है, मतलब आपने जो लिखा है कि उस पर टाइटल लिखा है, शुरुआत किस तरह से की है, वो आपकी 1.5 नंबर की होगी। और जो भाषा है वह भी 1.5 नंबर का होगा। इसी प्रकार आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो 6 नंबर का आपके उसमें पेपर स्कीम है ना, मार्किंग स्कीम है, उसके अंतर्गत 6 नंबर का ये अनुच्छेद आपको दिया गया है। अब इस अनुच्छेद में देखो किस किस प्रकार के विषय हो सकते हैं, जैसे आधुनिक विषय है ना, कंप्यूटर, इंटरनेट है ना। इसी प्रकार नैतिक मूल्य व आदर्श, सुक्तिपरक मतलब जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ठीक है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, मतलब जो परहित मतलब दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार की सुक्तियाँ आपकी आ सकती हैं। और करंट टॉपिक, आधुनिक विषय मतलब करंट टॉपिक आपके आ सकता है। विद्यार्थी जीवन आ सकता है, विद्यार्थी जीवन के संबंधी जैसे अनुशासन है, ठीक है। राष्ट्र से संबंधित विषय आ सकते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय विषय हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक विषय, प्रकृति के आधार पर विषय, विज्ञान है, त्योहार, उत्सव, खेल, काल्पनिक विषय भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके अनुच्छेद के अंतर्गत आ सकते हैं। आपको कितना लिखना है, 80 से 100 शब्दों में इस अनुच्छेद को पूरा करना है। इसके देखो हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आपका युवकों का देश के प्रति कर्तव्य। इसमें देखो संकेत बिंदु दे रखे हैं, युवकों में देश का भक्ति भाव। उसके बाद है सांप्रदायिकता का जहर, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, अंध परंपराओं को दूर करना और अनुशासन का महत्व समझाना। आपके जो क्वेश्चन आएगा ये अनुच्छेद का, इसमें 3 अनुच्छेद आएंगे और उसमें से आपको किसी एक को चूज करके, उसको चयन करके उसको लिखना है, मतलब एक ही लिखना है 3 में से, ठीक है। तो ये युवकों के प्रति, तो ये इन सारे पॉइंट्स के आधार पर देखिए, जैसे युवकों में देशभक्ति का भाव, तो प्रत्येक देश की उन्नति का प्रमुख भार उसके नवयुवकों पर होता है। नवयुवक मतलब जो युवा पीढ़ी है, उसमें शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ति अधिक होती है। वे प्रत्येक उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य होता है। युवकों में साहस होता है, शारीरिक बल होता है, कार्य क्षमता होती है। ये देशभक्ति का भाव बता रहा है कि जो नवयुवक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनमें शारीरिक बल भी होता है, कार्य क्षमता करने की जो शक्ति होती है वो भी होती है, और जो भी उत्तरदायित्व उन्हें दिया जाता है, जो भी उन्हें कार्यभार संभालने को दिया जाता है, वह उसे संभालने के लिए योग्य होते हैं। इन्हीं शक्तियों के बल पर देश की व्यवस्था व शासन अच्छी प्रकार से संचालित होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इसका। फिर सांप्रदायिकता की बात आती है। सांप्रदायिकता का जहर, तो क्या बोल रहा है, नवयुवकों को सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर रहो या रहने दो, जियो और जीने दो के सिद्धांतों का भी प्रचार करना चाहिए। प्रत्येक मतलब सांप्रदायिकता क्या है, मतलब लोगों को सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को ऊपर उठाकर दूसरे धर्मों को मतलब पीछे धकेलना या उनके विरोध कार्य करना, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सभी को साथ लेकर, सभी जाति, सभी संप्रदाय को साथ लेकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आपको इस अनुच्छेद को पूरा करना है। इसके बाद देखो ये सुक्ति वाला है, परहित सरिस धर्म नाही भाई, यानी क्या कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई करना क्या है,
सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को क्या है, दूसरों की अगर भलाई कर रहे हैं तो वो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। यानी परोपकार मानव जीवन का धर्म। परोपकार का अर्थ क्या होता है, भलाई करना, है ना। तो परोपकार, अब इसमें क्या, मनुष्य की कसौटी, जीवन की सार्थकता और उसके बाद निष्कर्ष, मतलब जो सार है। लेकिन इन तीनों पॉइंटों को आपको किस आधार पर लिखना है, पैराग्राफ के आधार पर लिखना है। तो परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु को किंचित अंतर नहीं है। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। मतलब हमें कुछ भी काम हो, हमें दूसरों की भलाई करना ही हमारा जीवन का सबसे परम धर्म समझना चाहिए। और परोपकार करने से ही हमें क्या मिलती है, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति, मतलब मन को अच्छी एक शांति मिलती है। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों के हित संपादन के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार अन्याय के निवारण के लिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग संसार के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारी धन संपदा जो है वो तो दूसरों के हित के लिए, और हमारी जो बुद्धि है उसमें संसार के अंधकार को मिटाने के लिए, मतलब जो लोग बुद्धि का प्रयोग ना करके दूसरों की बातों में आकर गर्द की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, उनका अंधकार दूर करना चाहिए। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो परोपकार कीजिए। यानी अगर आप जीवन में कुछ पुण्य पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दूसरों की भलाई करनी है, ठीक है ना। यदि पापों का संचय करना चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों को पीड़ा दीजिए। अगर आप क्या करें, अगर आपको पाप करने हैं, आप मतलब आपके जीवन में आपको परोपकार नहीं करने हैं, अगर आपको पापों का संचय करना है, मतलब आपके जो बुरे कर्म हैं उनको इकट्ठा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरों को पीड़ा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जीवन आपको सफल बनाना है तो आपको लोगों की क्या करनी है, सहायता करनी है, उनकी भलाई करनी है। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहाँ तक संभव हो दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है, ठीक है ना। तो एक और है आपका, जैसे मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये इसी प्रकार आपको सारे पैराग्राफ लिखने हैं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और लिखने में वाक्य सारगर्भित हो, टू द पॉइंट बात लिखें आप, वाक्य छोटे छोटे लिखें, ठीक है। और कहावतों सूक्तियों से इनका प्रयोग करें। धन्यवाद।